Continue with chapter number 1, Introduction to Accounting. In this video, we are going to discuss another topic, that is accounting objectives. जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हर काम के पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है. सिमिलरली अकाउंटिंग में भी जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ भी काम करेंगे तो हमारा एक मकसद ज़रूर होगा जिसको ध्यान में रख के हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं. So let us study about the objectives of accounting. Every profit making or non-profit organization comes into existence because of some objective. चाहे कोई कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए बनी हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ना कमाने वाली कंपनी हो, हर एक कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है. द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इज नॉट विदाउट द ऑब्जेक्टिव. जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव हमें नहीं पता, हम अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकते. हमें अपना टारगेट, अपना गोल तो दिखना चाहिए ना फ्यूचर में, उसको ध्यान में रख के ही हम सारे कामकाज करेंगे. सो अकाउंट्स में भी ऐसा ही है कि जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा उसको ध्यान में रख के कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी. The following are the main objectives of the accounting. So these are some objectives of accounting. Let us start. Number 1, to keep systematic and complete record. Accounting is done to keep a systematic and complete record of financial transactions according to specified principles to avoid the possibility of omissions and fraud. To keep systematic and complete record. So पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपनी अकाउंटिंग का पूरा रिकॉर्ड रखना है और एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारी मर्जी तो चलती नहीं है. रूल्स रेगुलेशंस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, हर किसी को वो प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को मानना पड़ेगा, तभी अकाउंटिंग जो है वो पॉसिबल होगी. जब सभी लोगों का सेम अकाउंटिंग होगा तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे, हु इज परफॉर्मिंग बेटर, हु इज परफॉर्मिंग वर्स, कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है. सो इसलिए जब भी हम अपने अकाउंटिंग का काम करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड है, उनका प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं और एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको रखते हैं, सो दैट कि हम ओमिशन और फ्रॉड जैसी गलतियों को खत्म कर सके. ओमिशन होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की बट आप लिखना भूल गए. ठीक है, जैसे दुकानदार ने कोई गुड्स बेची बट उसने लिखी नहीं गुड्स बिक गई हैं, तो अकाउंट्स में तो इफेक्ट पड़ेगा ना. या फ्रॉड है कि कोई जानबूझ के गलत दिखाना चाहता है. सो दोनों ट्रांजेक्शन्स, दोनों इवेंट्स से बचने के लिए हमें अकाउंटिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है, वो भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली. क्लियर. सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज. Accounting provides protection to business properties from unjustified and unwanted use. This is possible on account of accounting supplying the following information to the manager or the proprietor. इसका क्या मतलब है कि हमने बिजनेस की प्रॉपर्टीज को बचाकर भी रखना है, ये भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है. बिजनेस की प्रॉपर्टी ये नहीं कि अगर कोई कंपनी के पास बहुत पैसा है तो वो आलतू फालतू मशीनें खरीद ले, कुछ ना कुछ खरीदती रहे, ऐसा नहीं है. उसको देखना पड़ेगा कि किस चीज की इसको जरूरत है और कहाँ पैसे उसको इन्वेस्ट करने चाहिए. फालतू जगह पैसा इन्वेस्ट करना वो भी कंपनी के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलेगा. सो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं और हमें पता लग जाता है कि हमारी बिजनेस प्रॉपर्टी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. नंबर 1, द अमाउंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जब बिजनेस शुरू करना है तो पैसा चाहिए. जरूरी नहीं होता कि हर बार मालिक ही पैसा लेकर आए, कई बार हम बाहर से भी पैसा उधार लेकर भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जैसे बैंक से लोन ले लिया या कुछ कर लिया. सो पहला क्वेश्चन है कि मालिक कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ये भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है. सेकेंड, हाउ मच द बिजनेस हैज टू पे टू अदर्स. कंपनी के सर के ऊपर कितना उधार है, आपको दूसरों को अभी तक कितना पैसा पे करना है. जितनी ज्यादा आपका उधार होगा, जिसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, उतना ही आपका इंटरेस्ट का खर्चा बनता जाएगा. ठीक है ना, उसको भी ध्यान में रख के हम टाइमली अपना जो लोन है या कोई भी उधार है उसको पे करने की कोशिश करते हैं. हाउ मच द बिजनेस हैज टू रिकवर फ्रॉम अदर्स. अब हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिलना है. अगर हमने किसी का पैसा देना है तो किसी ने हमारा भी देना हो सकता है.
सो हमें कितना पैसा जो है अभी मिलना चाहिए, मिल सकता है, जो अभी तक नहीं मिला, हमने रिकवर ही नहीं किया, सो उसका हिसाब किताब भी कंपनी लगाए। हाउ मच द बिजनेस हैज टू बी इन अ फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। कंपनी को अपने पास फिक्स्ड एसेट्स कितनी रखनी चाहिए, मतलब कितनी बिल्डिंग, कितना एरिया, कितना मशीन, कितना है ना फैक्ट्री, ये सब कुछ भी आपको देखना पड़ेगा। कितना पैसा हमेशा उसके पास होना चाहिए, कैश इन हैंड, कितना पैसा उसका बैंक में जमा है वो भी देखना पड़ता है, और कितना स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो खर्चा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसको संभाल भी करनी पड़ेगी और पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। कम रखोगे तो अगर जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लेकर आओगे। सो स्टॉक ना ज्यादा रखना है ना कम रखना है, ठीक है, जितना चाहिए उतना उसके ऊपर पैसा लगाओ और उसको मेंटेन करके रखो। सो ये सारी इंफॉर्मेशन से हम ये सिक्योर कर सकते हैं कि जो कंपनी का पैसा है, फंड है, हमने गलत जगह तो नहीं इस्तेमाल किया, हमने ज्यादा तो नहीं कहीं लगा दिया, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। होप इट इज क्लियर टू यू। देन थर्ड इज टू ascertain the operational profit or loss. Accounting help in ascertaining the net profit earned or loss suffered on account of carrying the business. This is done by keeping a proper record of revenue and expenses of a particular period. अगर हमने अपना प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया होगा, हर एक खर्चे, हर एक इनकम हमने लिखी होगी, तो ये हमें हेल्प करेगा, अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगी कि हमें पता लग जाएगा साल के एंड में कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हम सिर्फ तभी सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने अपने रेवेन्यूज मतलब इनकम्स और अपने खर्चे एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होगा ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। देखो अकाउंटिंग में क्या है कि हम एक साल काम करते हैं और एक साल के बाद कैलकुलेट करते हैं कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ठीक है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हर एक कंपनी 1 अप्रैल को अपने अकाउंट्स बनाना शुरू करती है, 31 मार्च को अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देती है। मतलब 31 मार्च को हमें पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी ने पूरा साल काम करके कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना उसको लॉस हो गया। द प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड and if the amount of revenue for a period is more than the expenditure incurred in earning, then the revenue that is said to be profit. In case of expenditure exceed the revenue, it is said to be loss. बहुत सिंपल है इसको समझना। अगर कंपनी ने रेवेन्यू ज़्यादा कमाया है मतलब इनकम ज़्यादा है और उसके खर्चे एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस कम है तो मतलब कंपनी को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आपने 10 लाख कमाया, खर्चे 6 लाख के हुए, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख का। और अगर इसका रिवर्स हो जाए, आपके जो रेवेन्यूज हैं वो कम है और आपके खर्चे ज़्यादा हो गए तो मतलब कंपनी को क्या हो गया, लॉस। आपने कमाया सिर्फ 6 लाख, खर्चा कर दिया आपने 10 लाख का, तो 4 लाख कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। सो अगर आप अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर करते हो, प्रॉपर हर एक खर्चे का हर एक इनकम का रिकॉर्ड रखते हो, तो कंपनी को हेल्प मिलेगी सो दैट कि कंपनी पर्टिकुलर पीरियड के बाद साल के एंड में अपना सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सके। Profit and loss account will help the management, investors, creditors in knowing whether the running of the business has proved to be remunerative or not. In case it is not proved to be remunerated or profitable, the cause of such a state of affairs is investigated and necessary remedial steps are taken. मतलब जब कंपनी अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर का, अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड रख रही है तो साल के एंड में तो हमें पता लग ही जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जिससे हमारी कंपनी की मैनेजमेंट या हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट होती जो कंपनी को चलाती है, इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, क्रेडिटर जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदी हैं, वो ये
एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कंपनी सही चल रही है कि नहीं, मतलब प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर तो कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही होगी फिर तो बिल्कुल ठीक है, और अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही फिर वो रीज़न ढूंढेंगे कि क्यों कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही, उसके स्टेप्स ढूंढ के सही स्टेप अप्लाई करेंगे सो दैट कि कंपनी लॉसेस से दोबारा प्रॉफिट्स की तरफ आ जाए। ये सभी तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सही होगा। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव कि कंपनी को सही अकाउंटिंग में हमें सही प्रॉफिट एंड लॉस का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कंपनी में सही डिसीजन ले सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सिर्फ हमें ये पता लगेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हाउएवर इट इज नॉट इनफ, सिर्फ ये पता लगाना इज सफिशिएंट नहीं होता कि 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, या 1 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया। द बिजनेसमैन मस्ट नो अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेसमैन को यह भी पता होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करता है। दैट इज वेयर ही स्टैंड्स, वेयर ही व्हाट ही ओज एंड व्हाट ही ओन्स, मतलब कि वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसकी पोजीशन है। व्हाट ही ओज, उसको लोगों ने क्या क्या देना है, या व्हाट ही ओन्स, कि उसने किसको क्या क्या देना है, कि कितना उधार आपने उठाया है, कितना आपने अभी देना है, और आपके पास खुद का क्या है। ठीक है, सो हर एक पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। दिस ऑब्जेक्टिव इज सर्व्ड बाय द बैलेंस शीट। अब ये वाला सारी बातें हमें कहाँ से पता लगती हैं, बैलेंस शीट से, जिसका दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट। द बैलेंस शीट, ये आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट है जो हमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है कि कंपनी की खुद की प्रॉपर्टीज कितनी है, और लायबिलिटीज का मतलब होता है कि हमने बाहर से कितना पैसा उधार लिया है। सो अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन या किसी कंपनी के बारे में आपने समझना हो तो आप यहाँ से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितना उसका खुद का पैसा है, मतलब उसने एसेट्स में खुद का पैसा कितना लगाया है, या उसने बाहर से कितना उठाया है। तो आपको हिंट मिल जाएगा कि कहाँ वो खड़ा होता है। अगर तो खुद का पैसा ज़्यादा होगा तो मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, अगर बाहर से ज़्यादा पैसा उठाया है तो मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। It serves as a barometer for asserting the financial health of the business. So बैलेंस शीट हमें काम आएगी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो इस पॉइंट में हमें पढ़ा कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एक वैल्यू पता लगना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी कैलकुलेट करना पड़ता है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लगती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगेगा। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। Accounting these days has taken upon itself the task of collection, analysis, and reporting of information at the required points of time to the users like owners, investors, banks, creditors, and government authorities, etc., who analyze them as per their requirements. It provides financial information to management which help in decision making, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। हाँ जी, लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल का मतलब होता है कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपको कंपनी के प्रोस्पेक्ट से सही डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रैशनल डिसीजन, मतलब जो कंपनी के फेवर में जाए। ठीक है, सो अकाउंटिंग अगर हम आजकल देखें तो अकाउंटिंग में हम कितनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मतलब हमने जर्नल बनाया, हमने लेजर बनाया, हमने एक एक ट्रांजेक्शन को नोट किया,
फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं। एट अ रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ टाइम, ज़रूरी नहीं है कि साल के एंड में ही आपने अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। एंड में तो हमें पता लगेगा ना कि फाइनली क्या हुआ, बट आप छोटे छोटे लेवल पे 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसने 12th का टारगेट बनाया कि ही और शी विल अर्न मोर देन 90%, बट ये थोड़ा कि अब साल में वो देख ही नहीं रहे कि उन्होंने पीटी में कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने फर्स्ट टर्म में कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म किया, सीधा ही आप फाइनल देख रहे हैं। नहीं, आप अपने पीटी से, अपने प्री बोर्ड से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि जो आपने टारगेट फिक्स किया है अबव 90%, क्या आप उस रास्ते में चल रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली ऐसे है कि कंपनी भी अपने छोटे छोटे टाइम के बाद, छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन के बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करती रहती है। जो ऑनर्स है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, या बाहर कोई पर्सन है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारे बैंक्स जिन्होंने कंपनी को कई बार लोन दिया होता है, क्रेडिटर जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदी हैं, या गवर्नमेंट अथॉरिटी जिनको हमने टैक्स देना है, हर एक पर्सन को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हर एक पर्सन अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, ठीक है ना। जैसे ऑनर होगा वो ये देखेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इन्वेस्टर देखेगा कि उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, इसको कितना एक तरह के इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक देखेगा कि जो हमने कंपनी को पैसा उधार दिया है कि क्या कंपनी हमारा टाइम सर इंस्टॉलमेंट्स पे कर पाएगी, हमारा सारा लोन वापस कर पाएगी। क्रेडिटर ये देखेगा कि मुझसे गुड्स तो ले गए हैं, सामान तो ले गए हैं, इसके बदले में मुझे जो पैसे देने हैं वो कब तक चुका पाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो वापस करेंगे। गवर्नमेंट ने ये देखना है कि कितना पैसा कमा लेते हैं, सभी टैक्सेस ये टाइमली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो हर एक पर्सन की जो नीड है वो अलग है। सो हमने अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉपर बनाने हैं, उसको एनालाइज करना है और सबको रिपोर्ट कर दे देना, कम्युनिकेट कर देना है, सो दैट कि हर एक पर्सन अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको समझ सके और अपने डिसीजन ले सके। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। फिर इससे हमारी मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलेगा, जो अलग अलग तरह के छोटे बड़े डिसीजन कंपनी में ले सकती है। बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए बजट भी बना सकती है, या फॉरकास्ट मतलब एनालाइज कर सकती है कि फ्यूचर में हमें क्या काम करना है, किस सेक्टर में हम ठीक रहेंगे, कितना पैसा और लगाना चाहिए। सो फ्यूचर को लेके प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। क्लियर? So these are the 5 different objectives of accounting of chapter number 1, Introduction to Accounting.